बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th की जो न्यू बुक है मैथ की उसका चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 9.1, 2 और 3 के सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा 9.1 से लेकर 9.3 तक। अब इस वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक है एक्सरसाइज 9.4 के अंदर दैट इज ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स। एक तो ये पढ़ना हमने, दूसरा एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं वो रियल लाइफ के अंदर कहां अप्लाई होती है, उनकी एप्लीकेशंस हमने पढ़नी है। ठीक है, पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होती है। ये हम चैप्टर के स्टार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। रेगुलर यानी हर साइड उसकी सेम होगी, एक जैसी होगी। नंबर 2 पॉलीगॉन्स, अगर 3 या 3 से ज्यादा साइड्स की जो फिगर होती है, जो शेप होती है, वो पॉलीगॉन कहलाती है हमारे पास। ठीक है, जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है। क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर की 4 साइड्स होती हैं। पेंटागन, हेक्सागन, इस तरह सो ऑन हमारे पास पॉलीगॉन डिफरेंट आती चली जाती है। उनकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है पहले, फिर एप्लीकेशंस की बात करेंगे हम। अब यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स की मदद से, चाहे जैसे फार्मूला समझ लें, पॉइंट्स समझ लें, इन्हीं की मदद से पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अगर हमें पूछे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, जैसे हमें मालूम है, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, अगर आपसे पूछूं, ये एक पॉलीगॉन है, 3 साइडेड पॉलीगॉन है, हमें मालूम है, और इसके तीनों एंगल्स को अगर प्लस किया जाए, हमें मालूम है और हमने प्रूव भी किया था चैप्टर नंबर 8 के अंदर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, यानी तीनों एंगल्स को ऐड करें, इसको, इसको और इसको, 180 के बराबर इसका आंसर आता है। ठीक है, अगर हमें मालूम करना हो 3 साइडेड फिगर हो, चाहे 4 साइडेड फिगर हो, 5 साइडेड फिगर हो, फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर हमने पहला फॉर्मूला लिखा है, यहां पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, किसी भी साइड्स की हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे उस पॉलीगॉन के अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल्स बनते हैं उनका सम को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 2, इंटीरियर एंगल, यानी हर पॉइंट पर तो एंगल बनता है ना, जैसे ये ट्राइंगल है मेरे पास, ट्राइंगल्स के 3 पॉइंट्स है हमारे पास, हर पॉइंट पर एंगल क्या होगा उसको मालूम करने के लिए इंटीरियर एंगल का ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n, एक फॉर वन साइड के लिए। ठीक है, फॉर वन पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं, वो हमारे लिए बेहतर होगी, फॉर वन वर्टेक्स के लिए। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे सिंगल इंटीरियर एंगल मालूम करने के लिए। अगर मिसाल के तौर पर ये सिंगल इंटीरियर एंगल है मेरे पास, कोई भी शेप आ सकती है, क्वाड्रिलेटर भी हो सकती है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, कोई भी शेप आ जाए, उसको कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। नेक्स्ट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट और एमसीक्यूज में पूछ सकता है, ये वाला पॉइंट अभी आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। अभी मैंने बात की ऊपर सिर्फ इंटीरियर एंगल की, इंटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड आउट करना है, यानी सारे एंगल्स को जमा किया जाए और ईच एंगल को फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होगा। ठीक है, इधर साइड्स की जगह 1 लिख लें, वो बेटर है हमारे पास, फॉर वन एंगल। ठीक है, कहता जी एक्सटीरियर के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। ये इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल है, उसको मालूम करने का ये तरीकाकार मैंने बता दिया। अगर इसका एक्सटीरियर एंगल मालूम करना है, ये वाला हिस्सा, उसको इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। कोई भी पॉलीगॉन्स आ जाए, ये भी मैंने सिंपल ट्राइंगल को यूज कर रहा हूं यहां पर, इसी अप्रोच को हमने दूसरी पॉलीगॉन्स के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइडेड बाय n, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स, के कितनी साइड्स हैं उस पॉलीगॉन की। पॉइंट को नोट कर लीजिए, पॉइंट नंबर 3। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इधर जब मैंने जो लिखा है वो पहले लिख लिया था, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल, यानी इंटीरियर और प्लस एक्सटीरियर एंगल को ऐड करने से 180 बनता है। कितना बनता है? 180। ये पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है।
और 180 एंगल को हम नाम देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी एंगल्स को जमा किया जाए, अगर 180 या 180 आंसर आ जाए उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। यानी इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 हो जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं। इस पॉइंट को भी ज़हन नशीन कर लीजिए आप लोग। अब आते हैं, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर सवाल नहीं है, लेकिन ये MCQs के अंदर 2 पॉइंट्स पूछे गए हैं, तो इसको भी आपने नोट्स के ऊपर नोट डाउन कर लेना, अभी समझ लेना है, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ एन साइडेड फिगर, अगर बात करें ना डायगोनल्स की, हमें मालूम है इसके कितने डायगोनल्स हैं, रेक्टेंगल के 2 होते हैं डायगोनल्स। मालूम करने का फॉर्मूला ये है हमारे पास, ठीक है, n इंटू n माइनस 1 सॉरी n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला अप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि वाकई ही नंबर ऑफ डायगोनल्स 2 आते हैं इस फार्मूले के मुताबिक कि नहीं आते। कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 पुट करके देखें आप, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, 4 इंटू 1, ये कैंसिल आउट, इधर क्या बच गया 2, तो आंसर कितना आ गया 2। आपके पास जो भी शेप दे दे और कहे डायगोनल्स मालूम करें पॉलीगॉन्स के, तो ये फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, MCQs के अंदर हमारे लिए काम आएगा, एक्सरसाइज के में इसका कोई सवाल नहीं है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल शेप्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो मैंने अभी व्हाइट बोर्ड के पर लिखी है, इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम पहला सवाल हल करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 के यहां पर 4 पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं जी, 4 पार्ट्स हैं, और मुझे इनका सोल्यूशन मालूम करना है जो मैंने फॉर्मूले लिख दिए। चले जी स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। सवाल बहुत आसान है, ठीक है, सिर्फ आपने फार्मूला यूज करना और वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे क्या पूछा, व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर, मालूम क्या करना है, सम का फार्मूला मैंने ये लिखवाया इंटीरियर एंगल्स का, ऑफ ए डेकागोन, डेकागोन 10 साइडेड फिगर को कहते हैं, यानी यहां पर n की वैल्यू 10 है, और इस फार्मूले की मदद से आपने बताना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा, ठीक है, डेकागोन का। चले जी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, फार्मूला क्या मेरे पास, अभी मैंने आपको बता दिया ऊपर, यानी हमने फार्मूला यूज करना है n माइनस 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 180। डेकागोन से मुराद है 10 साइडेड फिगर, यहां पर जो n की वैल्यू है दैट इज 10, इसमें 10 पुट करते हैं, 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 8 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू 10 में से 2 को माइनस किया, 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ जाएगा वो ये आ जाएगा 1440। बड़ा सिंपल से सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, फार्मूला याद करें और उसको अप्लाई करें और अपना सोल्यूशन निकाल लें, ठीक है। अब यहां पर आते, कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, बात किसकी कर रहे हैं, रेगुलर हेक्सागोन की, और उसके ईच इंटीरियर एंगल, यानी ये इंटीरियर एंगल की बात बतानी कितना बनता है हमारे पास। एक एंगल की बात करेंगे, बाकी ऑटोमेटिकली सेम होती है, क्योंकि रेगुलर की बात करें, रेगुलर के अंदर हर एंगल सेम होगा यहां पर, ठीक है। चले जी, फार्मूला अगर निकालना है, फार्मूला यूज करेंगे इंटीरियर एंगल का ये वाला। अब हमने सम कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ एंगल बताना है। एक एंगल, हमारे पास जो शेप है वो कौन सी है, हेक्सागोन, हेक्सागोन की 6 साइड्स होती है, 6 साइड्स होती है टोटल हमारे पास। इस फार्मूले के अंदर 6 पुट करेंगे और अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल सा काम है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीरियर एंगल फार्मूला आ गया हमारे पास, दैट इज n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n के बराबर। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हेक्सागोन की बात करें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पुट करते हैं, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसको कैंसिल आउट, ये कितना बच जाएगा 30, और इधर कितना बच गया 1, इसको सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा 4, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 30, तो विच इज इक्वल टू 120, यानी रेगुलर हेक्सागोन का हर एंगल
ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो चाहे ये जो भी एंगल होगा हमारे पास वो 120 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। बड़े सिंपल से सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट। व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल। अब क्या पूछ रहा हमें, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखवा दिया। ठीक है, किस शेप का, रेगुलर पेंटागन। पेंटागन होती है 5 साइडेड फिगर। कितनी, 5 साइडेड फिगर, जिसकी 5 साइडें हो ना वो पेंटागन कहलाती है। यानी इस फार्मूले में हमने n की जगह 5 पुट करना है और अपना सोल्यूशन निकाल लेना। बड़ा सिंपल सा काम है। तो फार्मूला क्या, एक्सटीरियर एंगल का, इधर लिखते हैं एक्सटीरियर एंगल। फार्मूला बराबर है हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय n। तो कौन सी शेप है जी, पेंटागन। तो पेंटागन में n की वैल्यू 5 होगी, 5 साइडेड फिगर है हमारे पास। तो n की वैल्यू 5 पुट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 72 डिग्री बनेगा। यानी हर एंगल मेरे पास कितना बनेगा, ये वाला 72 डिग्री। बस ये सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं, बड़े सिंपल से छोटे छोटे सवाल हैं। चलो जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास दिया है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। इफ द सम, किसकी बात कर रहे हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी इसकी बात कर रहा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। इस फार्मूले की बात कर रहा है इस सवाल के अंदर। कहते हैं इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज दिस। अब हमें सम दिया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सम को कैलकुलेट किया था और हमें n की वैल्यू दी थी। इसके अंदर हमें सम दिया है, हाउ मेनी साइड्स, साइड से मुराद क्या है, हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डज द पॉलीगॉन हैव, कितनी साइड्स होंगी उस पॉलीगॉन की, ये बताना है। इस फार्मूले को यूज करना है अब हमने इंटीरियर एंगल्स के, सॉरी इस एंगल, इस फार्मूले को, क्योंकि बात किसकी कर रहा है, सम की। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, क्या फार्मूला है जी मेरे पास, फार्मूला है जी n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेरे पास कितना दिया जी, दैट इज 1260। इधर पुट करते हैं लेफ्ट साइड पे, तो यहां जाएगा 1260 n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां पर साइड्स की। ये मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 1260 डिवाइडेड बाय 180 n-2। जब कैलकुलेटर से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 आंसर आएगा इसका। तो ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू, ये वैसे ही आ जाएगा n-2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें n की वैल्यू निकालनी है साइड्स की। ये इधर आगे क्या हो जाएगा, +2। तो 7 + 2 इज इक्वल टू n। तो n की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 साइडेड पॉलीगॉन है ये हमारे पास, जिसका एंगल हमें दिया सम करके 1260। ठीक है, बड़े सिंपल से सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने इन्हीं फार्मूलों को यूज किया, इससे बाहर अभी कोई फार्मूला यूज नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है इन अ पैरेललोग्राम ABCD। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD की फॉर्म के अंदर। आगे वो कहता है मैयर AB इज 10 सेंटीमीटर। हमें साइड्स गिवन है मैयर AB की, यानी ये वाली साइड हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, और AD ये साइड भी गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर। आगे वो कहता है एंड मैयर एंगल BAD, यानी A पॉइंट पर बनने वाला एंगल 45 हमें दिया है। जो दरमियान में पॉइंट होता है उसी पॉइंट पर वो एंगल बनता है 45। यानी ए पैरेललोग्राम हमें दिए ABCD की, और एक साइड ये गिवन है और एक ये साइड गिवन है। कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला बताता हूं मैं। एरिया बराबर होगा AB मल्टीप्लाई बाय AD। दो साइड्स गिवन होती है हमारे पास, एक AB गिवन है और दूसरी AD गिवन है, इनका मल्टीप्लीकेशन इनटू इंक्लूडिंग एंगल। ये फार्मूला होता है हमारे पास, दो साइड्स दी हो और एक एंगल दिया हो, तो इस फार्मूले की मदद से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट
करते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करके और सॉल्व कर लेते हैं। इस ए बी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10, यहाँ पर आ जाएगी। और ए डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, दैट इज 6, यह आ जाएगा 6। और साइन थीटा, थीटा से मुराद मेजर एंगल कितना दिया था, बी ए डी यानी ए पर बनने वाला एंगल, दैट इज 45 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और अपना एरिया कैलकुलेट करते हैं हम यहां से। तो एरिया बराबर आ जाएगा फाइनली, अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, यह जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 60 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 के बराबर। ठीक है, अब यहां पर मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसको इसके साथ, तो ये बनेगा मेरे पास 60 को 1 के साथ स्क्वायर रूट नीचे वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपकी बुक के अंदर इनकरेक्ट आंसर दिया है, करेक्ट आंसर नहीं है हमारे पास। ठीक है, अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तब भी आंसर नहीं बनता, जो आपकी बुक के अंदर दिया वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इनकरेक्ट आंसर है। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना तो इसको रैशनलाइज कर देंगे हम, इसको स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करके और डिवाइड, क्योंकि ये मोनोमियल सर्ड है, हमने पहले चैप्टर के अंदर ये चीजें पढ़ चुके हैं 1.2 के अंदर। इसको रैशनलाइज कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और नीचे स्क्वायर रूट 2 का क्या बनेगा, स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, इधर सिंप्लीफाई कर लेते, एरिया बराबर किसके आ जाएगा, नीचे कितना बचेगा 2, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, ये इसके साथ कैंसिल आउट, तो फाइनली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 30 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फाइनल एरिया बनेगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, आपकी बुक में इनकरेक्ट दिया है। अगर 2 साइड्स और एक एंगल दिया हो तो हम इस फार्मूले को यूज करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करने के लिए, अदरवाइज हम बेस इनटू हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं क्वाड्रिलेटर के अंदर, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे क्वाड्रिलेटर हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हमारे पास, सॉरी रेक्टेंगुलर। ये आंसर आ चुका सेकंड क्वेश्चन का। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड। अगेन हमारे पास कौन सी शेप गिवन है, पैरेललोग्राम है, वो मैंने पहले से बना ली है। पैरेललोग्राम किस शेप के अंदर है, ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी मेरे पास ये गिवन है, और मुझे एक एंगल दिया है, एंगल कौन सा दिया है, मेजर एंगल डी ए बी, जो दरमियान में पॉइंट होता है उस पॉइंट पर वो एंगल बनता है, तो उस पॉइंट पर यानी ए पॉइंट पर एंगल कितना बन रहा है, 70 डिग्री। मुझे पैरेललोग्राम दिया है और एक एंगल दिया जो ए पॉइंट पर बन रहा है, यहां पर ये नहीं लिखना कि डी पॉइंट पर बन रहा है, जो दरमियान में पॉइंट होता है उस पर ही हमारे पास वो एंगल बनता है, यानी डी ए बी, ये एंगल हमारे पास। ठीक है, एक एंगल दिया है। आगे कहता फाइंड दी मेजर ऑफ ऑल अदर एंगल्स, इसे करेक्ट कर लीजिएगा स्टेटमेंट, जो बाकी एंगल है ना, जैसे बी पॉइंट भी है, सी पॉइंट भी और डी पॉइंट, यानी इन पॉइंट्स पर बनने वाले एंगल्स भी मुझे फाइंड आउट करने हैं। अभी मेरे पास ए वाला गिवन है, पीछे रह गए 3। चले स्टार्ट करते हैं, कैसे लेके चलेंगे। गिवन में मेरे पास क्या आ गया जी, सबसे पहले मेजर एंगल डी ए बी मुझे गिवन है कितना, 70 डिग्री। अब यहां पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। हमें मालूम है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी सेम होते हैं, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल हमारे पास वो आएगा मेजर एंगल सी पर बनने वाला एंगल। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास किस पॉइंट पर है, यहां से स्टार्ट करेंगे, बी सी डी, किस पॉइंट पर बन रहे, सी पर, मेजर बी सी डी बराबर किसके होगा, इस वाले एंगल के। तो ये एंगल कौन सा है, मेजर एंगल डी ए बी विच इज 70 डिग्री, और आपने इसका रेफरेंस देना है अपोजिट एंगल्स आर सेम। अपोजिट एंगल्स क्या होता है, सेम होते हैं, यानी इक्विवेलेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब आ गए थे नेक्स्ट, ये कैलकुलेट कर लिया हमने सी वाला एंगल। अब स्टार्ट करते हैं, ये वाला एंगल अगर मिल गया तो मुझे ये एंगल भी मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ। अगर मुझे ये एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है, अब बात याद रखिएगा, तो अगर मुझे ये एंगल कैलकुलेट करना है तो 180 में से अगर ये एंगल मैं माइनस कर दूं, क्योंकि हम पता है हमें कि ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल हमारे पास वो सेम होता है,
जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल ये आता है हमारे पास। टोटल एंगल 180 है, यहां से लेकर यहां तक 180। अगर 180 में से ये वाला हिस्सा यानी ये सेम होगा, ये माइनस कर दिया जाए तो ये हमें ये एंगल मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा, फॉर्मूला मैं आपको लिखवाता हूं। कौन सा कैलकुलेट करना, बी, इसको कौन सा मालूम करना है, बी। मेजर एंगल ए बी सी, मैं इस तरह लिखूंगा, मेजर एंगल ए बी सी, क्योंकि मुझे बी पॉइंट पर एंगल मालूम करना है। अब कैसे आएगा ये 180 माइनस, क्या माइनस करेंगे, ये वाला एंगल। इस एंगल का क्या नाम रखा था, डी ए बी, मेजर डी ए बी। तो 180 माइनस 70 विच इज 110, तो 110 डिग्री बनेगा बी पॉइंट पर। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया ये वाला एंगल भी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा, सप्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था, यानी इन दोनों एंगल्स को प्लस करें तो वो 180 के इक्विवेलेंट होता है सप्लीमेंट्री एंगल की मदद से। तो वो उधर जाके माइनस ही होता है, मैंने आपको डायरेक्ट लिखवा दिया। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड अब कौन सा एंगल रहेगा मेरे पास, मेजर एंगल डी, ये वाला एंगल रहेगा ना लास्ट वाला। हमें पता है, अभी मैंने बताया अगर ये एंगल सेम है, अपोजिट एंगल्स इन अ पैराग्राम आर सेम, तो ये भी इक्विवेलेंट होंगे, ये भी तो अपोजिट है हमारे पास। अपोजिट एंगल की डेफिनेशन को यूज करेंगे पैरेललोग्राम की, तो वो भी सेम हो जाएगा। जितना एंगल इस पॉइंट पर बना उतना ही एंगल इस पॉइंट पर बनेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं, किस पर कैलकुलेट करना, डी, लेकिन यहां से स्टार्ट करें, सी डी ए, मेजर सी डी ए किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर। तो ये एंगल कौन सा नाम दिया हमने, मेजर एंगल ए बी सी विच इज 110 डिग्री। इसका आंसर कितना आया था, 110 डिग्री। अगर इसका 110 आया तो इसका भी 110 आएगा। तो इसका रेफरेंस क्या देंगे आप, ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, किसमें, पैरेललोग्राम के अंदर, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही पैरेललोग्राम शेप गिवन की थी। तो यहां पर मेरे पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब यहां पर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चल बेटा, सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर का। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स। यानी अभी हमने फर्स्ट टॉपिक को पढ़ लिया। वो कौन सा टॉपिक पढ़ा अभी हमने, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स। इनसे जो रिलेटेड सवाल थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक वो हमने सॉल्व कर लिए। आगे जितने भी सवाल हैं वो एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन यानी हम जो रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं उसे हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर कहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो मोस्टली जो हमारे आर्ट के डिजाइनर होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं और इंजीनियर्स मॉडल मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब उन्होंने कोई बिल्डिंग या ब्रिज, अंडरपास या फ्लाईओवर बनाना होता है, कंस्ट्रक्ट करना होता है, उससे पहले जो डिजाइनिंग की जाती है उस मॉडल की, वो हम रेगुलर पॉलीगॉन्स की शेप्स की मदद से या इर्रेगुलर भी यूज कर सकते हैं, उनकी मदद से हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, अब हमने इनके बारे में पढ़ना है, इनकी एप्लीकेशंस के बारे में। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है इससे रिलेटेड हमारे पास वो है टेसिलेशन। टेसिलेशन क्या होती है, टेसिलेशन इज अ पैटर्न ऑफ शेप्स, यानी एक ऐसा पैटर्न है शेप्स का, शेप्स यहां पर जो मर्जी हो सकती है आपके पास, ठीक है, पॉलीगॉन्स की, दैट फिट टुगेदर परफेक्टली, जिसे जोड़ा जाए परफेक्टली इकट्ठा, विदाउट एनी गैप और ओवरलैप, किसी गैप के बगैर, कोई गैप ना हो और कोई शेप दूसरे के ऊपर कवर ना करे, ओवरलैप ना हो, डिसजॉइंट हो। ठीक है, ये बात को जहन में रखना है। कवरिंग अ प्लेन, कवरिंग अ प्लेन से मुराद वो दीवार भी हो सकती है, वो फर्श भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, कोई हमारे पास प्लेन हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें टेसिलेशन आम जुबान के अंदर होती क्या है, अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ट्राइंगल है, एक रेगुलर शेप्स, रेगुलर पॉलीगॉन है, अगर इसको मैं ज्वाइन करता जाऊं इस फॉर्म के अंदर परफेक्टली, यही ना, टेसिलेशन इज अ पैटर्न ऑफ शेप्स, यानी एक ऐसा पैटर्न ऑफ शेप्स है हमारे पास दैट फिट टुगेदर, जिसको इकट्ठा किया जाए परफेक्टली, साथ साथ जोड़ा जाए
ट्राइंगल्स को विदाउट एनी गैप, किसी गैप के बगैर अगर हम इस तरह मेकिंग करते रहें किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन्स को यूज करते हुए, उससे जो नई फिगर, जो नई शेप बनेगी वो टेसिलेशन कहलाती है हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर बात कर रहे हैं हम रेगुलर शेप्स की, रेगुलर पॉलीगॉन्स की। वो इररेगुलर पॉलीगॉन्स भी हो सकती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक जैसी ही शेप हो, लेकिन आपकी एक्सरसाइज के अंदर जो सवाल है वो रेगुलर पॉलीगॉन से रिलेटेड है। बस थोड़ा सा आइडिया बताना है कि होती क्या हमारे पास बेसिकली टेसिलेशन। कोई भी हो सकती है, जैसे हम आम तौर पर रोजमर्रा जिंदगी के अंदर देखते हैं, मजदूर जब काम करते हैं ना किसी दीवार को बनाने के लिए, तो क्या करते, ईंटों का, ब्रिक्स का जो हमारे पास पैटर्न होता है साथ साथ चल रही होती हैं ज्वाइंटली, कोई उसमें गैप नजर नहीं आता उस दीवार के अंदर, तो वो भी एक हमारे पास ब्रिक्स की टेसिलेशन कहलाती है। जो दीवार बनती है विदाउट एनी गैप, कोई गैप नहीं होता उसके और कोई एक उसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर रही होती, साथ साथ स्मूथ तरीके से ज्वाइंट की जा रही होती है परफेक्टली। ठीक है, तो ये टेसिलेशन कहलाती है। बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर। ठीक है, चलिए अब सवाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इससे रिलेटेड, टेसिलेशन यानी एप्लीकेशन ऑफ पॉलीगॉन से रिलेटेड। चल बेटा, टेसिलेशन से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 9.4 का हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? अ शेप इज क्रिएटेड, हमने शेप बनानी है, टेसिलेशन जनरेट करनी है बाय कटिंग अ स्क्वायर। किसको कट करना है? स्क्वायर को। मैं इधर एक स्क्वायर बना लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्क्वायर है और इसको कट करना है। कट किस तरह करना है? इन हाफ डायगनली, इसको हाफ ऑफ करना है डायगनल की मदद से। यानी इस स्क्वायर को कट किया, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी इस फॉर्म के अंदर। अगर इसको मैं सेपरेट करना चाहूं तो ये इस फॉर्म के अंदर आएगी मेरे पास, अगर डायगनली से कट कर ले हम। ठीक है, ये स्क्वायर थी, इसे डायगनल से कट किया हाफ, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। आगे कहता है देन अटैचिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, और हमने एक और राइट एंगल ट्रायंगल को अटैच करना है टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ ईच हाफ। यानी जो भी हाफ बने ना हमारे पास, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल तो मुझे यहां से मिल गई, वो कहते हैं एक और नई राइट एंगल ट्रायंगल अटैच करनी इस तरीके के साथ। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर लूं, अगर ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाली, और ये दूसरी हाफ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इसको मैं इस शेप के अंदर इस तरह ज्वाइन कर लूं, इसको काटा, हाफ ही हो गई, हाफ ही हो गई हमारे पास। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसको मैंने इस तरह ज्वाइंट कर दिया इस शेप के अंदर। वो कहते हैं एक और राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है जिसके अंदर 90 का एंगल बने। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली, इधर मैं लेबल कर लेता हूं अपनी आसानी के लिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें 90 का एंगल यहां पर बनेगा, और इसको अटैच करना है हाइपोटेन्यूज के साथ, दोनों की हाइपोटेन्यूज के साथ इक्वली नीचे लेकर आना है, और इसको अटैच करना है इस फॉर्म के अंदर। हमने बताएं ये टेसिलेट करेगा कि नहीं करेगा? एक्सप्लेन व्हाई दिस शेप कैन टेसिलेट, क्या ये शेप टेसिलेट बनेगी या नहीं बनेगी, हमने ये बताना है। ये जो नई फिगर बनेगी, एक स्क्वायर थी उसे कट किया तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स मिल गई, ये मेरे पास अपर आ गई और ये लोअर आ गई। ठीक है, आगे मैंने अपर और लोअर को इस तरह ज्वाइन किया, एक और राइट एंगल, अनदर राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह ज्वाइन किया इसके ऊपर, तो ये जो न्यू शेप बन रही है जैसी भी आ रही है मेरे पास अभी, तो वो टेसिलेट करेगी या नहीं करेगी। एक तो ये पॉइंट बताना है, हमने आंसर एलैबोरेट करना है इन वर्ड्स के अंदर। एंड कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल, हमने इंटीरियर एंगल्स भी बताने हैं न्यू शेप्स के। यानी ये जो इंटीरियर एंगल्स होंगे ना मेरे पास न्यू शेप्स के, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये और ये एंगल मुझे बताना है क्या होंगे, बस यही काम करना है। ठीक है, एलैबोरेट करता हूं आपको इन वर्ड्स, मैंने पहले से इसका आंसर लिख लिया। क्या कहते हैं? द शेप टेसिलेट, ये टेसिलेट करेगी, क्योंकि हमने टेसिलेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, जैसी मर्जी शेप हो पॉलीगॉन्स की, उसको इस तरह ज्वाइन किया जाए, कोई गैप ना हो, और वो एक पैटर्न के साथ ज्वाइंट होती जाए टुगेदर, एक प्लेन की तरह, एक दीवार की तरह हमारे पास। ठीक है, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये शेप आती है, इस तरह की शेप आ रही है मेरे पास, न्यू शेप, किसी एक कोने पे मैं नई शेप इसी तरह डिजाइन कर सकता हूं, इस तरह, इस तरह, इस तरह। हम स्क्वायर्स लेते चले जाएंगे,
स्क्वायर लेंगे, कट करेंगे, फिर एक शेप बनेगी, उसके वर्टेक्स पर ये ज्वाइन कर देंगे, फिर एक स्क्वायर लेंगे, उसको कट करेंगे, इस तरह ये प्रोसीजर चलता जाएगा। तो ये वे ऑफ पैटर्न हमारे पास बनता चला जाएगा। हर पॉइंट पर भी वो इस तरह भी बनेगा, इस तरह भी, इस तरह भी और इस तरह भी। इस तरह ये टेसिलेट करेगी, कोई गैप भी नहीं आएगा हमारे पास और ओवरलैप भी नहीं करेगी और कवर कर लेगी एक प्लेन की शक्ल के अंदर, एक दीवार की शक्ल के अंदर, एक फ्रेम की शक्ल के अंदर हमारे पास। ठीक है, आगे वो क्या कहता है, द शेप टेसिलेट बिकॉज द एंगल अराउंड ईच वर्टेक्स, यानी हर वर्टेक्स पर अराउंड 360 एंगल बनेगा। अगर वर्टेक्स पर 360 एंगल ना बने तो फिर वो पोजीशन टेसिलेट नहीं करती हमारे पास। ठीक है, तो 360 हमारे पास एंगल जरूर बनना चाहिए हर वर्टेक्स पर, जो भी न्यू शेप आएगी हमारे पास। ठीक है, अलाउइंग मल्टीपल कॉपीज, यानी एक कॉपी ये थी फिट, इसकी मल्टीपल कॉपीज को अटैच करते चले जा रहे हैं, वे ऑफ पैटर्न को बढ़ाते चले जा रहे हैं, कॉपीज टू फिट टुगेदर विदाउट गैप्स और ओवरलैप भी नहीं करेगी, कोई गैप भी नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है, द इंटीरियर एंगल ऑफ न्यू शेप, जो न्यू शेप का इंटीरियर एंगल बनेगा इस शेप का, ये कितना आएगा 45, ये कितना आएगा 90, ये कितना आएगा मेरे पास 90, ये कितना आएगा 45, ये कितना आएगा मेरे पास 45। इन तमाम एंगल्स को हमारे पास इंटीरियर एंगल बनेगा हर शेप का परफेक्टली, एक टाइल ये बनेगी तो टोटल 360 एंगल बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। थोड़ा सा मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं, समराइज कर देता हूं। पहले मैंने काफी डिटेल के साथ समझा दिया। स्क्वायर ली, उसको कट किया इस तरह और इस तरह कट किया, तो हमने उसको इस फॉर्म के अंदर ज्वाइन करना है। ठीक है, ये चीज आ गई और एक राइट एंगल ट्राइंगल इसी के ऊपर बैलेंस कर देनी दोनों हाइपोटेन्यूज के साथ, वो हाइपोटेन्यूज के साथ बैलेंस हो जाएगी। जो न्यू शेप बनेगी वो जैसी मर्जी आ जाए, क्वाड्रिलेटरल टाइप आ जाएगी हमारे पास, वो टेसिलेट करेगी, यानी उसके हर वर्टेक्स पर हम ये काम कर सकते हैं रिपीटेडली इनफाइनाइट टाइम्स तक, जितनी दफा वो कहे। उसके बाद हमने क्या कहा कि जो इसका एंगल बन रहा है ये 90, हर जो एक टाइल है जो भी बनेगी एक टाइल है, इस पर एंगल 90, 45 बनता है हमारे पास। तो ये न्यू शेप्स के हमारे पास एंगल्स आ जाएंगे ईच टाइल के। तो यहां पर ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चल बेटा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास क्या है स्टेटमेंट, अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड। अगेन हमें टेसिलेशंस बनानी है किनकी, बाय रिपीटेडली रिफ्लेक्टिंग अ बेसिक शेप। बेसिक शेप कौन सी है, द बेसिक शेप इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी जो बेसिक शेप है ना जिससे हमने टेसिलेशन बनानी है, तो वो कौन सी है जी, राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से। आगे हो गया था विद साइड्स, उसकी हर साइड गिवन है हमारे पास, एक 3 दी है, 3, 4 और 5। ये लार्जेस्ट साइड ये होती है, ये 3 आ जाएगी और ये 4 आ जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल की। ये एक सिंगल टाइल है। अगर हमें एक टेसिलेशन बनानी ना, एक वॉलपेपर बनानी, एक दीवार बनानी है, जो हमारे पास ब्रिक या टाइल है वो किस शेप के अंदर है, राइट एंगल शेप के अंदर, और उसकी हर साइड हमें गिवन की है 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। आगे वो क्या कहता है हमें, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस नीडेड टू क्रिएट अ टेसिलेशन। मिनिमम नंबर्स यानी मिनिमम नंबर यानी कितनी राइट एंगल ट्राइंगल्स हम कितनी राइट एंगल की मदद से हम टेसिलेशन बना सकते हैं। कवर अ स्क्वायर यानी हमने एक स्क्वायर बनानी है, ठीक है, और एक स्क्वायर बनानी है राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से। कितनी लग सकती हैं इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल्स को तरतीब देते चले जाना है हमने, ठीक है, और ये उसकी मेजरमेंट है। और टोटल एरिया इसका दे दिया, टोटल एरिया इसका एरिया कितना दिया है 3600 स्क्वायर यूनिट। अब हमने बताने कि ये कितनी टाइल्स लग जाएंगी, कितनी राइट एंगल ट्राइंगल्स की हमें जरूरत पड़ेगी इस एरिया को कवर करने के लिए जो स्क्वायर शेप है हमारे पास, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल को मालूम करते हैं। नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे इसका कवर टोटल टाइल्स के बारे में बताना है, टोटल रिफ्लेक्शंस कितनी होंगी, तो पहले मुझे एरिया चाहिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी है हमारे पास, ट्राई एंगल राइट एंगल हो, क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ
बेस इंटू हाइट। तो बेस मेरे पास कितनी है जी, ये आ गई, और हाइट कितनी है मेरे पास, परपेंडिकुलर की फॉर्म के अंदर ये हाइट है, इसे हाइपोटेन्यूज नहीं समझना आपने। बेस इंटू हाइट फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल मालूम करने के लिए। तो 1/2 बेस कितनी आ गई 3, और हाइट कितनी आ गई जो परपेंडिकुलर की फॉर्म के अंदर है 4, 4 3 12, तो कितना आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा हमारे पास, 6 यूनिट्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल को कवर करने के लिए जो एरिया है वो कितने 6 यूनिट है। अब मुझे टोटल एरिया तो दिया है, अब कितनी मुझे रिफ्लेक्शंस, कितनी राइट एंगल ट्राइंगल्स की जरूरत पड़ेगी, तो मेरा हम फाइनल आंसर बनेगा मिनिमम रिफ्लेक्शंस। यहां पर लिखा होगा फाइंड द मिनिमम रिफ्लेक्शंस। ठीक है, चलिए उसको कैसे मालूम करेंगे। मिनिमम रिफ्लेक्शंस इक्वल होगा टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी इस स्क्वायर को जो टोटल एरिया है, जो हमारे पास इतने हिस्से का एरिया उस पर डिवाइड करेंगे उतने हमें राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, टोटल रिफ्लेक्शंस मिल जाएंगी। ठीक है, तो मेरे पास टोटल एरिया कितना था स्क्वायर्स का 3600, और एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने कितना फाइंड आउट किया 6, इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 600 टाइल्स आएंगी। इतनी रिफ्रैक्शंस, इतनी राइट एंगल्स होंगी तो मेरे पास इतना एरिया कवर होगा टेसिलेशन की फॉर्म के अंदर, जो कि स्क्वायर बनाएगी। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का भी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड यूजिंग रेगुलर हेक्सागोन। अब हमने जो टेसिलेशन बनानी है किसकी मदद से बनानी है, रेगुलर हेक्सागोन की मदद से। तो हेक्सागोन के बारे में हमें मालूम है ये 6 साइडेड फिगर होती है, यानी एक टाइल मेरे पास ये है, इन टाइल्स को कंबाइन करते हुए मैंने टेसिलेशन बनानी है, ये हेक्सागोन है मेरे पास। ठीक है, आगे कहता है ईच हेक्सागोन हैज ए साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी हर साइड मेरे पास 5 सेंटीमीटर है रेगुलर हेक्सागोन की। फाइंड द टोटल एरिया, हमने टोटल एरिया बताना है ऑफ टेसिलेशन इफ इट कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागोन। अगर इसी तरह हम ज्वाइन कर सकें 1 by 1 25 हेक्सागोन को, तो हमने टोटल एरिया बताना है। ये भी मैंने 2 ही बनाई हैं साथ साथ, अगर इस तरह हम चलते जाएंगे तो हमारे पास ये इस फॉर्म के अंदर बनती चली जाएंगी टेसिलेशन। टोटल कितनी होंगी हमारे पास हेक्सागोन 25, यहां पर अभी मैंने 3 ही बनाई हैं, उनका टोटल एरिया बताना है हमने। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, 25 रेगुलर हेक्सागोन जो कि टेसिलेशन बन चुकी है हमारे पास। अब यहां पर हम प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हेक्सागोन की। जो हेक्सागोन होती है उसके अंदर से हमें 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मिलती हैं। अगर उसे चॉप करें, उसे कट करें, हेक्सागोन की मदद से हम 6 ट्राइंगल बना सकते हैं। ये आपकी बुक के अंदर भी पॉइंट नोट किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एरिया ऑफ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन रही है, इस एक ट्राइंगल का एरिया मालूम करूंगा, उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास 6 साइडेड फिगर है तो 6 ट्राइंगल्स बनती हैं, वो भी सेम एक जैसी हेक्सागोन के अंदर। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इस एक ट्राइंगल के एरिया को, तो हमें एरिया ऑफ हेक्सागोन मिल जाएगा सिर्फ एक का। उसके बाद फाइनली हम टोटल टेसिलेशन का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉरी, यहां पर मुझे एक साइड गिवन है, इसे नाम देते हैं एस का, सॉरी एक्स का, लेट एक्स बी, एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी द ईच साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। जो मेरे पास रेगुलर हेक्सागोन है उसकी हर साइड मेरे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर इक्विलेटर है, क्योंकि यहां से इक्विलेटर ट्राइंगल हमें मिलती है, वो 6 ट्राइंगल्स मिलेंगी, तो इक्विलेटर ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल
लेटरल ट्राइंगल फार्मूला होता है हमारे पास दैट इज √3/4x² के बराबर। ठीक है, अभी बुक में s लिखा हुआ तो मैं यहां पर x² लिख रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिप्रेजेंटेशन है। और x किसके बराबर है जी, इसमें पुट करते हैं वैल्यू, तो यह आ जाएगा √3/4 5 का स्क्वायर। जब 5 का स्क्वायर करेंगे कितना बनता है 25, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया मेरे पास 25 √3/4। अभी मुझे सिर्फ एक ट्राइंगल का मिला है एरिया, अगर इस पूरे हेक्सागोन का चाहिए तो 6 ट्राइंगल्स बनती है। अगर इसको मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक हेक्सागोन का एरिया मिलेगा। ठीक है, आगे नाउ एरिया ऑफ 1 हेक्सागोन, हेक्सागोन तो किसके बराबर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल जो मैंने फाइंड आउट कर लिया है, तो आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 25 और जब इसको सॉल्व करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 2 और इधर आ जाएगा मेरे पास 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 75 √3/2। तो ये मेरे पास एरिया ऑफ 1 हेक्सागोन, एक हेक्सागोन का एरिया आ चुका मेरे पास। लेकिन टोटल हेक्सागोन कितनी है टेसिलेशन के अंदर 25, यानी जो एक हेक्सागोन का एरिया आया है इसको मुझे 25 के साथ क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, फिर मेरा फाइनल सॉल्यूशन मुझे मिलेगा। ठीक है, हेंस एरिया ऑफ टेसिलेशन जो मुझे फाइंड आउट करना है, टेसिलेशन कितना आ जाएगा जी मेरे पास 25 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ हेक्सागोन, 1 हेक्सागोन जो मैंने फाइंड आउट किया, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 75 √3/2। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा मेरे पास फाइनल एरिया बनेगा 1625.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना, तो यही मेरे पास आंसर बनता है इसका, मैंने पहले से ही ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। अच्छा बेटा, इस सवाल के अंदर हमें 2 चीजें मालूम करनी थी। एक चीज हमने मालूम कर ली एरिया, यानी जो 25 हेक्सागोन थी उनको ज्वाइन करने से जो टेसिलेशन बनी, जो नई शेप मिली हमें, उसका हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, 25 हेक्सागोन का एरिया। आगे वो कहता है सेकंड पार्ट, इसमें एक और चीज पूछिए पेरीमीटर। पेरीमीटर हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन किसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है, पेरीमीटर ऑफ द आउटर एज ऑफ द टेसिलेशन। टेसिलेशन तो बनेगी किसकी 25 हेक्सागोन की, और वो कहता है अज्यूम कर लें, फर्ज कर लें जो आप नई टेसिलेशन बनाएंगे 25 को जोड़ने से जो नई शेप बनेगी वो भी क्या बनेगी हेक्सागोन, यानी हमने हेक्सागोन का ही पेरीमीटर फाइंड आउट करना है सेकंड पार्ट के अंदर जो लार्ज बनेगी। ठीक है, वैसे तो 25 है छोटी छोटी सी हमारे पास, यहां पर मैंने एक शेप बना ली रफली सी, अगर 25 को ज्वाइन करें तो बनाना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो आपने समझना है कि हमने सोल्यूशन कैसे मालूम करना है, यानी जो 25 हेक्सागोन है छोटी छोटी सी, उसको इस तरह जोड़ना है कि एक बड़ी लार्ज हेक्सागोन बन जाए। ये एक तो मैंने एक बना ली है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर ही हो, हेक्सागोन बनेगी उनको जोड़ने से शेप रफली सी भी हो सकती, थोड़ी सी इररेगुलर शेप भी बन सकती है। ठीक है, तिरछी भी। और कैसे करना है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, ये जो बाउंड्री होती है ना, ये हमारे पास इन सबको ऐड करना है। अगर मुझे ये वाली साइड मिल गई ना जो बड़ी लार्ज हेक्सागोन है, जो 25 हेक्सागोन को जोड़ने से बन रही है, अगर उसकी एक साइड की मुझे लेंथ मिल जाए ना तो मैं सबको ऐड कर दूंगा या 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि हेक्सागोन की टोटल साइड्स कितनी होती है 6। अगर मुझे एक साइड मिल जाए तो मैं जितनी भी आएंगी तो सेम ही लेंथ बनेगी, उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फाइनल पेरीमीटर मिल जाएगा तमाम आउटर एज का। जो ब्लू के अंदर मैंने शेप बनाई है वो बाउंड्री, वो लेंथ मुझे मालूम करनी है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, ये सेकंड पार्ट है।
टोटल पेरीमीटर ऑफ आउटर एज ये वाले सारे के सारे ऑफ टेसिलेशन, जो टेसिलेशन हमने बना ली इन 25 हेक्सागोन की मदद से, फॉर्म में परफेक्ट हेक्सागोन, तो वो दोबारा क्या बनेगी, बड़ी की बड़ी हेक्सागोन बनेगी। अब मुझे ये सारी लेंथ को ऐड करना है तो मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा। अब कैलकुलेट कैसे करना है, जरा ये पॉइंट्स को समझना आपने। सिंस टोटल 25 स्मॉल हेक्सागोन, हमें कितनी हेक्सागोन गिवन थी, 25 हेक्सागोन छोटी सी जो हमें गिवन थी स्टार्टिंग इन द फॉर्म में टेसिलेशन, यानी उन 25 को जोड़ने से हमें एक टेसिलेशन मिली, लेकिन अरेंज इस तरह करना है, जरा अरेंजमेंट देखनी ताकि हमारा सोल्यूशन फाइंड आउट करना हमारे लिए आसान हो जाए। 5x5 ग्रिड, यानी हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी 5 को अरेंज करें, जो न्यू शेप बने वो हेक्सागोन ही हो हमारे पास, ठीक है। फॉर्म ए लार्ज हेक्सागोन, क्या बनेगी, इन छोटी 25 को जोड़ने से जो बड़ी हेक्सागोन बनेगी, लार्ज छोटी हेक्सागोन को जोड़ने से वो भी हेक्सागोन ही बनेगी हमारे पास, ठीक है। ये सिंपलिसिटी होगी हमारे लिए, कैलकुलेशन करना इससे आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, अगर मुझे ये साइड मिल जाए ना तो मैं उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करके अपना पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। पेरीमीटर याद रखें, अगर मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं ना, इन तीनों साइड्स को प्लस कर दें तो वो पेरीमीटर होता है, अगर इन चारों साइड्स को ऐड कर दें वो पेरीमीटर होता है, यानी इसको 4 के साथ इस साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या इक्विलेटर है तो इस 3 को एक साइड के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो सॉल्व हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। चलो जी, अब देखें, मैंने इधर लिखा कि ये वाली जो लार्ज है, ये वाली साइड यहां से लेकर यहां तक, वन साइड ऑफ लार्ज हेक्सागोन, जो वन साइड है लार्ज हेक्सागोन की 5 टाइम्स साइड ऑफ स्मॉल हेक्सागोन, यानी मुझे इधर 5 हेक्सागोन को एडजस्ट करना, अभी मैंने सिर्फ 2 बनाई हैं रफली सी, यानी 3 और एडजस्ट करनी है, तो ये टोटल 5 की लेंथ होगी। यहां पर नीचे जो एक लेंथ बनेगी मेरे पास बड़ी हेक्सागोन की, नीचे अगर 5 को एडजस्ट करें इस तरह साथ साथ, तो एक साइड बनेगी बड़ी हेक्सागोन की, क्योंकि इधर मैंने ग्रिड की शेप के अंदर रख ली 5x5 की फॉर्म के अंदर। वन साइड ऑफ लार्ज हेक्सागोन 5 टाइम्स साइड्स ऑफ स्मॉल हेक्सागोन, यानी ये छोटी एक और एडजस्ट करेंगे, फिर एक और एडजस्ट करेंगे, फिर एक और 5 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो साइड ऑफ स्मॉल हेक्सागोन, यानी ये साइड मुझे कितनी दी है, ये मुझे 5 गिवन है, यहां पे स्टार्टिंग में देख सकते हैं यहां पर, यानी ईच हेक्सागोन, जो छोटी हेक्सागोन जिससे हमने टेसिलेशन बनानी थी, हैज ए साइड लेंथ ऑफ 5, यानी एक साइड 5 है, फिर 5 5 5, यानी ये नीचे 5 हेक्सागोन्स होंगी, उसको 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, एक साइड आ जाएगी लार्ज हेक्सागोन की, क्योंकि हमने ग्रिड किस फॉर्म के अंदर कंसीडर कर ली 5x5, तो एक साइड आ गई। मुझे टोटल पेरीमीटर चाहिए, ये साइड भी उतनी होगी, ये साइड भी, 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 तो टोटल कितनी साइड्स होती हैं हेक्सागोन की, 6 होती हैं। तो हेंस पेरीमीटर ऑफ आउटर एज, पेरीमीटर ऑफ लार्ज हेक्सागोन, इधर लिख लें लार्ज हेक्सागोन किसके इक्वल होगा, 6 टाइम्स, टोटल हेक्सागोन की कितनी साइड्स हैं, 6, और इधर मैंने क्या लिखना है, ये वाली लाइन, वन साइड ऑफ लार्ज हेक्सागोन, यानी एक साइड तो मैंने मालूम कर ली है, वन साइड ऑफ लार्ज हेक्सागोन, तो मेरे पास एक साइड की लेंथ कितनी आई 25, इसको 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा, ये जो आउटर है जिसकी पेरीमीटर है बड़ी हेक्सागोन की, वो इतनी होगी हमारे पास फाइनल। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 12/15। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसकी हमें डायमेंशन दी है, यानी लेंथ और विड्थ उसकी गिवन है इस फॉर्म के अंदर 12/15 की फॉर्म के अंदर हमारे पास, ठीक है। आगे कहते हैं हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स, कितनी स्क्वायर टाइल्स की जरूरत पड़ेगी हमें ईच, और वो टाइल्स की लेंथ और विड्थ कितनी है 1/1 उसकी डायमेंशन हमें दी है, यानी हमारे पास एक स्क्वायर टाइल है, ठीक है 1/1 की, आर नीडेड टू कवर द फ्लोर, यानी इस फ्लोर को कवर करना है इन टाइल्स की मदद से। इस तरह हमने
वो कहते हैं कितना हमारे पास कितनी टाइल्स लगेंगी, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स। कैसे करना जी, हमने क्या करना है, इस टोटल रेक्टेंगुलर एरिया को डिवाइड करना है इसके स्क्वायर के एरिया के साथ। अगर ये काम कर दें तो हमें टोटल टाइल्स पता चल जाएंगी जो स्क्वायर फॉर्म के अंदर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वो हमें कैसे मिलेगा, हमें मालूम है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ कितनी है 12 और विड्थ कितनी है जी 15, दैट इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मुझे इस फ्लोर का एरिया मिल गया, लेकिन हमने नंबर ऑफ टाइल्स बतानी जो स्क्वायर फॉर्म के अंदर है कि कितनी लगेंगी इस एरिया को कवर करने के लिए। ठीक है, चलो जी आगे एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर जो टाइल्स फॉर्म के अंदर हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, उसकी लेंथ और विड्थ सेम होती है हमारे पास, तो यह देखा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास इसका एरिया भी आ गया रेक्टेंगुलर का, और टाइल का जो स्क्वायर फॉर्म के अंदर उसका एरिया भी मिल गया। अब मुझे चाहिए कितने नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी, तो कैसे सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ टाइल्स के लिए। नंबर ऑफ टाइल्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स which is equal to area of rectangle divided by area of square। अगर इस पे डिवाइड कर दे तो हमें आंसर मिल जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 1, तो ये मेरे पास फाइनल टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। यानी हमारे पास 180 टाइल्स हो तो वो हमारे पास इस डायमेंशन का जो हमें गिवन की थी वो फ्लोर कवर होता है स्क्वायर टाइल्स की मदद से। तो यहां पर ये सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया 7th का। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है आर रेक्टेंगुलर वॉल इज 10 मीटर टॉल है। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर वॉल है जिसकी टॉल मीन हाइट कितनी दी है 10 मीटर वॉल की, ठीक है, दीवार की। आगे बता 120 मीटर वाइड, यानी कितनी चौड़ी है वो दीवार हमारे पास 120 मीटर वाइड, और ये रेक्टेंगुलर शेप्ड है हमारे पास। अगर ये रेक्टेंगुलर शेप्ड है तो ये इस शेप के अंदर होगी हमारे पास, जिसकी डायमेंशंस हमें गिवन है इस फॉर्म के अंदर। आगे वो कहता है हाउ मैनी गैलन्स ऑफ पेंट, कितने गैलन्स ऑफ पेंट हमें चाहिए होंगे, आर नीडेड, कितने गैलन्स ऑफ पेंट की जरूरत होगी टू कवर द वॉल, यानी इसको कवर करने के लिए पेंट करने के लिए कितने गैलन्स की हमें जरूरत पड़ेगी। इफ 1 गैलन्स कवर 35 मीटर स्क्वायर, यानी एक गैलन अगर हमारे पास कवर करता है 35 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया अगर कवर करता है एक गैलन से, तो कितने गैलन्स लगेंगे हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम इस पूरे वॉल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। जो एरिया आएगा उसको इस पे डिवाइड करने के बाद हमें पता चलेगा कितने नंबर ऑफ गैलन्स रिक्वायर हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन अपना। तो एरिया किसका फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगुलर वॉल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। शेप हमारे पास यहां पर रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये आ जाएगी मेरे पास 120 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 1200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये चीज बनेगी। एरिया इस पूरी वॉल का मेरे पास आ चुका। हमें टोटल कितने चाहिए, सॉरी कितने नंबर ऑफ गैलन्स लगेंगे इस वॉल को कवर करने के लिए। सो नाउ नंबर ऑफ गैलन्स, अगर मुझे मालूम करने हैं नंबर ऑफ गैलन्स, तो एक गैलन के लिए 35 स्क्वायर मीटर है। टोटल एरिया मेरे पास 1200 स्क्वायर मीटर स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा, इस टोटल एरिया को, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल जो भी है हमारे पास रेक्टेंगल को डिवाइड करेंगे, कितना हमारे पास है एक गैलन की एरिया 1 गैलन के साथ।
1 गैलन के अंदर कितना है हमारे पास 35 मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 35। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 34.29 हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ गैलन्स। लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ गैलन्स लगाने, अप्रॉक्सीमेट में कोई आंसर नहीं आता, हमें टोटल क्वांटिटी नंबर्स में चाहिए। तो नंबर्स अराउंड अबाउट करेंगे, 34 से ज्यादा ही लगे हैं, तो 34 से ज्यादा मींस टोटल कितने लगेंगे 35 लगेंगे। तो ये वॉल कवर होगी हमारे पास टोटल, जिसके मेरे पास ये डायमेंशंस गिवन है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास इस पार्ट का। तो 35 गैलन्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, तो फिर ये दीवार पेंट होगी हमारे पास। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी रेक्टेंगुलर वॉल है, अगेन एक वॉल है, वो कौन सी है, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, हैज ए लेंथ, हमें लेंथ दी है और साथ में उसकी क्या दी है, विड्थ दी है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रेक्टेंगुलर वॉल है जिसकी मुझे लेंथ भी गिवन है, लेंथ कितनी है जी 10 मीटर, और इसकी विड्थ कितनी है जी 4 मीटर, ये मुझे गिवन है। आगे वो कहता है 1 लीटर ऑफ पेंट, यानी 1 लीटर पेंट कवर करता है, कवर्स 7 मीटर स्क्वायर, यानी 1 जो लीटर के अंदर कवर करेगा इतना एरिया। फॉर एग्जांपल ये 7 मीटर स्क्वायर इतना एरिया कवर करेगा 1 लीटर के अंदर। अब आगे वो कहते हैं हाउ मेनी लीटर्स, कितने लीटर्स लगेंगे। बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे ये पार्ट सॉल्व किया, सेम सिचुएशन है हमारे पास, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है। अब सबसे पहले हम इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया फाइंड आउट करेंगे पहले, सबसे पहले। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं जी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा मेरे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। तो लेंथ कितनी है जी 10 और वो कितनी है जी 4, कितना आ जाएगा 40। ठीक है, अब मेरे पास 1 लीटर के अंदर कितनी क्वांटिटी मौजूद है, 7 मीटर स्क्वायर पेंट मेरे पास मौजूद है, उसको कवर कर देगा इस वॉल को। ठीक है, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, सॉरी नंबर ऑफ लीटर्स निकालना है, तो नंबर ऑफ लीटर्स क्या आ जाएगा मेरे पास, नंबर ऑफ लीटर्स, टोटल नंबर्स ऑफ लीटर्स टू कवर द वॉल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय 1 लीटर पेंट, कितना 1 लीटर पेंट, वो कितना है जी मेरे पास, इसका आंसर है 40 और इसको डिवाइड करेंगे 7 पे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास बनता है 5.71, इसको डिवाइड करने से 5.71, लेकिन मुझे एक्यूरेट नंबर ऑफ लीटर्स चाहिए कि कितना मेरा पेंट लगेगा इस वॉल को कवर करने के लिए। तो अप्रॉक्सीमेट 5 से ज़्यादा ही लगेंगे ना 5.71, तो अप्रॉक्सीमेट ये मेरे पास आ जाएगा 6 लीटर पेंट हो तो ये वॉल कवर हो सकती है। इधर भी अप्रॉक्सीमेट कर लें। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, अ विंडो इज ट्रेपेजॉइडल शेप, जो विंडो है हमारे पास ट्रेपेजॉइडल शेप, हमें मालूम है ट्रेपेजॉइडल शेप जो होती है वो 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स हमारे पास नॉन पैरेलल होती हैं। ये ट्रेपेजॉइडल शेप है हमारे पास। ठीक है, जो विंडो है इस शेप के अंदर है, 2 साइड्स जिसकी पैरेलल होती हैं और जिसकी 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती है हमारे पास, ये ट्रेपेजॉइडल शेप होती है। आगे वो कहते हैं विद साइड्स, यानी अगर मैं बात करूं ये 3 मीटर है मेरे पास और ये 1.5 मीटर, पैरेलल साइड्स की बात कर रहा हूं, विद पैरेलल साइड 3 मीटर एंड 1.5 मीटर वो गिवन है, एंड हाइट, और मुझे उसकी हाइट गिवन है, हाइट कितनी है जी 2 मीटर। ये स्टेटमेंट है मेरे पास। फाइंड द एरिया, मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल का मैं यहां पर फार्मूला लिखूंगा, उस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ विंडो निकालना है, विंडो तो है लेकिन वो किस फॉर्म के अंदर है, ट्रेपेजॉइडल फॉर्म के अंदर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट,
किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, हाइट के साथ। ये फार्मूला है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। यानी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी इन दो साइड्स को ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, हाइट के साथ। तो हाइट मेरे पास कितनी दी है, दैट इज 2। इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इन दोनों को ऐड करना है 3 + 1.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी है मेरे पास, दैट इज 2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो चुका है हमारे पास और 9.4 हमने यहां पर कंप्लीट कर दी। इसके अंदर हमने दो टॉपिक्स को कवर किया, रेगुलर पॉलीगॉन्स की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी और साथ उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस थी उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी हमने फाइंड आउट करना सीख लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 की।